सुबह के 4 बज चुके हैं और आज 1 नवंबर। वीडियो बनाते हुए लगभग 1 साल हो चुका है। हालांकि कंप्यूटर टीचर की हैसियत से वीडियो बनाना आज से कोई 12 वर्ष पहले हमने शुरू किया था अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, परंतु यह कभी नियमित नहीं रहा और बीच में लीगल प्रोफेशन में आ जाने के बाद ये बिल्कुल ही बंद रहा। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए एक सदस्य ने मुझसे पूछ लिया था कि वर्षावास क्या होता है, वर्षावास के बारे में आप कुछ बताएं। तब मुझे पहली बार आवश्यकता महसूस हुई कि पुनः मैं वीडियो बनाऊं और अक्टूबर-नवंबर माह में पिछले वर्ष मैंने वीडियो बनाया था। तो उसी क्रम में वीडियो की श्रृंखला जारी है, परंतु ये भी नियमित नहीं रही। लेकिन इधर कुछ समय से जब मैं अपना सुप्रीम कोर्ट के यूआरए एग्ज़ाम से फ्री हो गया हूँ, तो अधिकतम समय चिंतन मनन सामाजिक विषयों पर रहता है। तो आवश्यकता है कि उस चिंतन मनन को संकलित कर लिया जाए। तो संकलन के उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आज का विषय है राज्य बनाम राज्य व्यवस्था। इस विषय की चर्चा करूँगा, परंतु पुनः स्पष्ट कर दूँ कि कोई मुझसे ये न पूछे कि किस किताब में पढ़ा है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं 4 विषय में स्नातक हूँ, परास्नातक हूँ। इसलिए एक क्रमिक अध्ययन हमारा है। उसके साथ ही साथ हमने स्वतंत्र अध्ययन भी किया है, जिनकी पुस्तकों की संख्या लगभग 4 कुंटल थी, 4 कुंटल से अधिक थी, जो पतंजलि योगपीठ में रहते हुए वहीं पर छूट गई। इसलिए हम कोई पुस्तक का एविडेंस आपको नहीं दे सकते। हाँ, यदि आवश्यकता हुई तो हम इनको प्रस्तुत जरूर कर देंगे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले बुद्धों की वंदना कर ली जाए। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करता हूँ राज्य एवं राज्य व्यवस्था की, या राज्य बनाम राज्य व्यवस्था की। पहले हमको समझना पड़ेगा राज्य क्या है। आजादी से पहले स्वर्ण मुद्राएं चला करती थी। सोने को ही मुद्रा माना जाता था। सारा लेन देन
स्वर्ण में होता था। एक पूर्व शासक के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे, राज्य ने उसका विरोध किया, उसके बाद फिर स्वर्ण मुद्राओं पर आ गए। जब मुद्रा व्यवस्था नहीं थी तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तो वस्तुओं के आदान प्रदान से कार्य चलता था। ऐसी दशा में वस्तुएं सभी समान मूल्य की समझी जाती थी। इसके बाद कुछ बुद्धिवादी लोगों ने उसमें डिफरेंस किया उत्पादन के आधार पर, इसलिए एक वस्तु के बदले में दो वस्तुएं जिनकी अधिकता थी आदि आदि, इस तरह से विभाजन। परंतु और इतिहास में अगर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि जब मनुष्य धरती पर आया तो उसको हरी भरी धरती मिली, जंगलों में रहता था, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से बुद्धिवादी लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया या यूं कह लें दुरुपयोग किया, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन अस्त व्यस्त होने लगे, अभावग्रस्त होने लगे, तो मनुष्य चलना फिरना शुरू किया, स्थान परिवर्तन हुआ, कबीले प्रथा आई। जब ये कबीला प्रथा आई, वहीं से राज्य की अवधारणा उत्पन्न होती है कि किसके नेतृत्व में किस दिशा में जाया जाए। जब तक मनुष्य जंगलों में रहता था, निर्विवाद रूप से जंगलों में भ्रमण करता था, तब तक इस तरह की कोई समस्या नहीं थी, राज्य जैसी कोई समस्या नहीं थी। सब इंडिविजुअल या पशु प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते थे। जैसे अन्य प्राणी रहा करते हैं। परंतु जब जीवन यापन के संसाधन कम हुए या कुछ खोजी प्रवृत्तियों ने दूसरी जगह के संसाधनों की सूचना लाकर ये बताया कि यहाँ पर जो पदार्थ है वो और उच्च कोटि का है, तो उस पदार्थ को, उस वस्तु को, उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जब कबीले के रूप में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुए, तो ऐसी दशा में कभी कभी दो कबीलों के बीच संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी, तो आवश्यक हो गया कि राज्य को स्थापित किया जाए। ये बहुत ही छोटे छोटी राज्य व्यवस्था है जिसमें भूगोल का कोई बहुत अधिक महत्व नहीं, बस कबीले का समूह ही राज्य है, कबीले के नियम ही राज्य है। पृथ्वी भूगोल से उसका कोई संबंध नहीं है। अब समय के साथ राज्य व्यवस्था को और विस्तार दिया गया, जब भौगोलिक सीमाएं भी बना दी गई। दूसरा कबीला हमारी भौगोलिक सीमा में ना आए, ताकि हम अपने कबीले की संस्कृति को सुरक्षित कर सकें। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो आचार विचार व्यवहार स्त्रियां सम्मिलित हैं। हमारे कबीले की स्त्रियां दूसरे कबीले में न जाएं, आदि आदि बातें। यानी स्त्री को भी एक वस्तु के रूप में जब माना जाने लगा, तो राज्य की दीवारें अधिक मजबूत होने लगी।
ये मनुष्य प्रकृति है। हालांकि अन्य प्राणियों में भी ये डिस्कवरी चैनल्स खोज कर बताता है कि स्त्रियों के लिए संघर्ष होता है। तो स्त्रियों के लिए जो संघर्ष होता है वह पहली वस्तु है जो संघर्ष का कारण बनी। चिर परिचित कथाओं में हमें आसानी से मिल जाता है कि झगड़े के 3 कारण हैं। जड़ जमीन जोरू। तो जड़ जमीन जोरू के लिए जो संघर्ष स्थापित हुआ वह संघर्ष का मूल कारण था, और यहीं से राज्य व्यवस्था का एक सक्रिय रूप दिखाई देता है। तो भोज्य सामग्री की खोज प्लस चलते हुए जो साथ में स्त्रियां हैं वो किसी दूसरे कबीले में सम्मिलित ना हो जाए, दूसरे कबीले द्वारा छीन ना ली जाए, इसलिए जिस व्यवस्था को बनाया गया वह राज्य में सम्मिलित। लेकिन फिर भी एक बहुसंख्यक समाज ऐसा था जो जंगलों में जहाँ पड़ा है जंगली जड़ी बूटियाँ और भोज्य पदार्थों पर ही आश्रित है। वो बुद्धिवादी प्रकृति का नहीं है, प्रतियोगितावादी प्रकृति का नहीं है। ऐसे लोगों को अपने गुट में मिलाने के लिए कबीलों ने जो नीति का अडॉप्ट किया वो नीति आती है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उन पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। हमारे यूज़ की है फिर भी हम आपको प्रयोग नहीं करने देंगे, हमारे यूज़ की नहीं है तो भी हम आपको प्रयोग करने नहीं देंगे। तो ऐसी दशा में जो शांत चित्त लोग थे जो जंगलों में जड़ी बूटी और भोज्य पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, किसी भी कबीले प्रथा से उनका कोई लेना देना नहीं था। जैसे आज भौगोलिक स्तर पर हम देखते हैं, हम गुट निरपेक्ष देश हैं, तो जो लोग गुट निरपेक्ष पॉपुलेशन थी उस समय की, उस गुट निरपेक्ष को गुट में सम्मिलित करने की जो परंपराएं शुरू हुई वो राज्य को और दृढ़ करती है। तो ऐसे लोग जो कुछ करना नहीं चाहते थे, प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर थे और उसी में संतुष्ट थे, ऐसे लोगों को भी कबीले से जोड़ने के लिए जो नाना प्रकार के षड्यंत्र किए गए वह अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था मूलतः एक शोषण की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के भरण पोषण के संसाधनों का अभाव पैदा कर दिया जाता है और अभाव पैदा करके उसके शारीरिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो राज्य के अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था है उसका ये अंग हो जाता है। तो जिस कुशल नेतृत्व ने, कुशल कहिए या कुकृत्य कहिए या कृत्रिम नेतृत्व कहिए, जिससे उन प्राणियों को जो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, प्राकृतिक संसाधनों पर रहकर मस्त रहना चाहते थे, उनको भी श्रमशील बनाया गया, कुछ कार्यों में फंसाया गया, प्रतियोगिताएं पैदा की गई। जो लड़ना भी नहीं चाहते उनको भी अखाड़े में लड़ाया गया। प्रतियोगिता, बल, श्रम आदि को दिखाने के लिए जो अनावश्यक नाना प्रकार के उपक्रम किए गए, ये राज्य व्यवस्था को दृढ़ करते रहे। आज भी जो खेल की प्रतियोगिता है, खेल की प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को सदैव संघर्ष के लिए तैयार करने की एक कला, मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने की एक कला, विजय और पराजय के भाव को चित्त में भरने की एक कला। राज्य को आदिकाल में इस व्यवस्था को बनाना पड़ा जो कि कुछ कुटिल लोगों की चाल थी। आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर मुगल शासन था, तो मुगल शासन के इतिहास को देखें तब तक ये पाया जाता है
कि राज्य सीमित था, राज्य की भौगोलिक सीमाएं सीमित थी। कहाँ तक राज्य है और कहाँ जंगल है। जंगल में कोई भी प्राणी रह सकता था, राज्य उस पर अपने कर आरोपित नहीं करता था। नगरीय क्षेत्र में कर आरोपित होते थे, राज्य वहीं से कर वसूलता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हर पूरी भूमि का जिस तरह से पैमाइश हुई और उस पैमाइश को बढ़ाते बढ़ाते जब हम भारतीय कानून, जिसे हम वन कानून कहते हैं, वन कानून में संपूर्ण धरती को राज्य की संपत्ति मान लिया गया, जबकि मुगल शाह काल तक संपूर्ण धरती राज्य का अंग नहीं होती थी। भले ही उनका राज्य विस्तार संपूर्ण पृथ्वी पर होता, परंतु या उनके राज्य क्षेत्र तक होता, परंतु राज्य के अंतर्गत रहने वाली जो जनजातियां थीं उन पर उनका कर को लेकर बहुत अधिक जोर नहीं होता। नगरीय क्षेत्र में जो लोग कार्य करते उन पर होता, या जो राज्य के अंतर्गत जो उत्पादन करते भोज्य पदार्थों का, वहाँ तक रहता है। जंगली जो जातियाँ थीं उन पर बहुत अधिक नहीं रहता। जंगली जातियों से कर लेने की जो व्यवस्था स्थापित हुई वो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। हालांकि उसका श्रेय अकबर को नहीं दिया जा सकता, इन्हें महाराणा प्रताप कहते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अकबर से युद्ध करते करते अपने भरण पोषण, अपनी सेना के भरण पोषण, जो घरेलू युद्ध चलता था उससे जो जंगल में रहने वाले प्राणी थे, मनुष्य थे, उनसे भी कर लेना शुरू कर दिया, जो कि उससे पहले के किसी भी शासक ने इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की। लेकिन महाराणा प्रताप, जिनको तथाकथित हिंदू लोग बड़ा शौर्य से का प्रदर्शनवादी कहते हैं, परंतु उन्होंने जो महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया, उन संसाधनों में जो मानव संसाधन है, जो जंगल में रहने वाले जो मनुष्य थे, उनका भी उपयोग किया। इस तरह से परिस्थितिजन्य संघर्ष उत्पन्न हुए और परिस्थितिजन्य संघर्ष ने राज्य की अवधारणा को और अधिक बढ़ाते गए। अब बात पुनः लौटते हैं उस व्यवस्था पर कि फिर मूल्यवान वस्तुएं, जिनसे कुछ प्रदर्शनवादी चीज़ें, तो स्वर्ण को पहना जाता, कुछ पत्थरों को, जिसे हीरा या पन्ना या कुछ भी कहते हैं, जो अलग क्वालिटी में रखते थे, उनको मूल्यवान बनाया गया और मनुष्य के अंदर उसमें उसको पाने के प्रति लालसाएं पैदा की गई। तो जो लालसाएं पैदा की गई, ये प्रगतिवादी सोच उत्पन्न की गई। किसी अन्य प्राणी के सामने आप हीरा रखिए या पन्ना रखिए या सोना रखिए, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। हीरा, पन्ना, सोना या जो भी धातुएं हैं, इसका महत्व सिर्फ मनुष्य प्राणी के लिए ही है। तो मनुष्य जैसे प्राणी के अंदर इन धातुओं के प्रति जो लोभ उत्पन्न किया गया, इसने राज्य व्यवस्था को दृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। अब अगर आधुनिक व्यवस्था में आते हैं, चूँकि भारत के परिवेश में अभी सारी चर्चा की, विश्व स्तर पर भी इसी तरह के प्रगतिवादी सोच के लोग इस तरह का कार्य करते रहे, जिन्हें आज हम प्रगतिवादी शब्द से परिभाषित करते हैं। कई बार प्रगतिवादी ना होकर विनाशकारी लोग भी होते हैं। जैसे आजकल कुछ समय तक हम यूक्रेन युद्ध देख रहे थे, आजकल गाजा का युद्ध देख रहे हैं। ये प्रगति जो शांत काल में
संसाधनों को बनाती है, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग कर दूसरे जनों को युद्ध काल में हानि पहुंचाती है। एक तरह के भौगोलिक क्षेत्र के लोगों पर दूसरी तरह के भौगोलिक क्षेत्र के लोग आधिपत्य जमाने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उसमें प्रमुख संसाधन है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना पहले अपने नागरिकों में पैदा की जाती है, कृत्रिम रूप से पैदा की जाती है, और फिर उनको लड़वाकर मार दिया जाता है या दूसरे को मरवा दिया जाता है। तो ये कुछ कुटिल सोच के, जिसे आप प्रगतिवादी सोच कहिए या विध्वंसक सोच कहिए, उन व्यक्तियों की सोच का प्रतिफल है। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में कहा था कि मनुष्य को यदि मनुष्य बनाना है तो आध्यात्मिक विषय का अध्ययन आवश्यक है। कि अध्यात्म मन को मजबूत बनाता है और चिंतन मनन करने पर मजबूर करता है कि मनुष्य का वास्तविक ध्येय क्या है, युद्ध करना या प्रेम और भाईचारा। चूंकि इस तरह की कुटिल बुद्धि के प्रगतिवादी सोच के लोग, जिसमें चाणक्य का नाम प्रमुख है, ऐसे लोग सदैव ये चाहते हैं कि अनावश्यक प्रतियोगिताएं होती रहें और मनुष्य में अनावश्यक राष्ट्रवाद पैदा कर लोगों को आपस में लड़ाया जाता रहे। भले ही वो अपनी जाति के गौरव को दिखाने की बात हो या वास्तविक कोई क्षेत्र, जैसे मुस्लिम धर्म का जो विचरण हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम ज़्यादा शांत प्रिय हैं और ज़्यादा धर्म वीर हैं। कुछ जातियों ने अपने को विषमतावादी संस्कृति में ढाल लिया है। उस विषमतावादी संस्कृति को ख़त्म कर हम समतावादी संस्कृति को स्थापित करेंगे, इसलिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और पूरे विश्व में चारों तरफ फैलने का प्रयास किया। इसलिए जहाँ पर विषमतावादी संस्कृति विद्यमान थी, ऐसे देशों में मुस्लिम धर्म आसानी से अपनी जड़ें जमा सका। और इसके बाद जो आता है सेवा भाव, तो जो सेवा भाव के जो धर्म थे, जिसमें प्रमुख नाम ईसाई धर्म का आता है, तो इसके समतावादी और विषमतावादी के बीच एक कह सकते हैं तीसरा गुट, मध्यम मार्गी गुट, वो आता है ईसाई धर्म का, जिसने मनुष्य को मनुष्य बनाने की दिशा में एक अच्छी पहल की। उस अच्छी पहल का परिणाम हुआ कि जो प्रगतिवादी सोच का या साम्यवादी सोच का जो व्यक्ति निकल कर आया, जिसका बुद्धि का विकास हो चुका था, उसको लगने लगा कि क्रिश्चियन धर्म का दर्शन समता और विषमतावादी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समता और विषमतावादी आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते ही रहते हैं। इसलिए जो है जो क्रिश्चियन धर्म का दर्शन है सेवा भाव का, वो ज़्यादा उत्तम है। इसलिए हम देखते हैं कि इस्लाम के बाद क्रिश्चियन धर्म पूरे विश्व स्तर पर ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर सका। हालांकि यदि मैं तकनीकी तौर पर देखता हूँ, तार्किक दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो भगवान बुद्ध का जो धम्म का मार्ग था और सम्राट अशोक द्वारा इसको जो फैलाया गया तरीका था, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। भले प्रत्यक्ष रूप में वो नामकरण हुआ हो या ना हो, क्योंकि ये धम्म था, बुद्ध धर्म नहीं था। जो लोग इस धम्म की प्रक्रिया के संपर्क में आएंगे, वह नाम से नहीं बल्कि चित्त भाव से जुड़े होंगे, और चित्त भाव से जुड़ने के कारण वे मनुष्य को मनुष्यता की तरफ ले जाएंगे।
न कि अनावश्यक प्रतियोगिता की तरफ, क्योंकि प्रतियोगिता विध्वंस सिखाती है। तो जिस मूल विषय की चर्चा कर रहे थे, राज्य और राज्य की राज्य व्यवस्था, तो राज्य की अवधारणा आरंभ होती है मनुष्य को क्रियाशील बनाने से। यदि मनुष्य को क्रियाशील ना बनाया गया होता तो आज भी वो अपनी सीमित संसाधनों में अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ भौतिक प्रगति की तरफ अग्रसर नहीं होता। तो भौतिक प्रगति की तरफ अग्रसर करने के लिए राज्य ने मनुष्य को कुछ अभावों से ग्रस्त कर दिया। आज की जो आर्थिक व्यवस्था का मॉडल है उसको यदि हम चर्चा करें तो देखते हैं कि सरकार आजकल जो टैक्स की व्यवस्था है, जीएसटी है, तो कुछ वस्तुओं पर 4%, किसी पर 12%, किसी पर 18%, किसी पर 24% टैक्स लगाने का मूल कारण सिर्फ यही है। अगर 4% टैक्स लगाया तो 96% तो उस उत्पादक को मिलता है। 24% अगर टैक्स लगा रही है तो 76% तो उस उत्पादक को मिलता है। यानी कि हम किस चीज को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रतियोगिता का भाव भर रहे हैं। तो राज्य के संदर्भ में यदि कहूं तो राज्य को इस कर को लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे किसी समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, आज कागजी मुद्रा चल रही। राज्य जिसको मुद्रा कह देगा वह मुद्रा, और उससे ट्रांजैक्शन होने लगेगा, वस्तुओं का लेन देन होने लगेगा। राज्य को इसकी आवश्यकता नहीं। तो कर लगाने का मुख्य कारण जो है वो मनुष्य को क्रियाशील बनाना है। क्योंकि राज्य डायरेक्ट जनता से पंगे में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास सीमित सेना होती है। तो इसलिए वो निजीकरण को बढ़ावा देकर छोटे छोटे गुट बनाकर उनके माध्यम से उन मनुष्य को क्रियाशील बनाता है। और इन छोटे छोटे गुटों को जो आर्थिक गतिविधियां चला रहे होते हैं या मनुष्य को क्रियाशील बना रहे होते हैं, उनका संरक्षण करता है। इसलिए उसको सेना की आवश्यकता भी कम पड़ती है। अगर संपूर्ण समाज को क्रियाशील बनाने में राज्य अगर लग जाए तो उसे बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होगी। अल्टीमेटली यदि हम देखें कुछ राष्ट्रीय क्या कहते हैं युद्धों को देशों के बीच, उससे ज़्यादा जो सेना का प्रयोग होता है अपने देश की जनता का ही शोषण करने के लिए होता है, अपने देश की जनता को ही धमकाने और भटकाने के लिए होता है। तो राज्य और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपने ही नागरिकों को क्रियाशील बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह राज्य द्वारा किया जाता है। मूल अवधारणा यही है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। सबको